नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता के पहले हमने ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियों के बारे में पढ़ा था। भारत के विषय में यह विशिष्ट बात है कि कालक्रम के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता ये पहले आती है। ऐसा विशिष्ट बात इसलिए मैं बता रहा हूं क्योंकि ये कांस्य सभ्यता है, ठीक है। और बाकी जगहों पर जो ताम्रपाषाण कालीन संस्कृतियां हैं वो इसके बाद आती हैं, उनके बाद कांस्य सभ्यता आती है। लेकिन भारत में कांस्य सभ्यता पहले आती है और ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता बाद में आती है। तो चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। सबसे पहले हम देखते हैं यह कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसको 3 भागों में बांटा गया है। एक हड़प्पा पूर्व, परिपक्व हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा। जो परिपक्व हड़प्पा है वही वास्तव में सिंधु घाटी सभ्यता का काल था। ये इसके पूर्व की संस्कृति और ये इसके उपरांत की संस्कृति थी। कार्बन डेटिंग के माध्यम से इसकी जो आयु है वो 1350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक की लगाई जाती है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के खोजकर्ता की बात कर लेते हैं। 1826 में चार्ल्स मैसन नामक एक अंग्रेज ने हड़प्पा की खोज की थी, या यूं कहें कि हड़प्पा में अत्यंत प्राचीन वस्तुओं को देखकर पता लगाया थी यहाँ पर एक सभ्यता थी। सन 1921 में जॉन मार्शल ने इस क्षेत्र की व्यापक खुदाई की और घोषणा की कि हड़प्पा सभ्यता एक अत्यंत प्राचीन सभ्यता थी जो कि मेसोपोटामिया, सुमेर, मिस्र जैसी सभ्यताओं के समकालीन थी। और हड़प्पा की बस्तियों का क्षेत्र कहाँ है, तो सबसे पहले हम बलूचिस्तान के बारे में देख लेते हैं। यहाँ पे मेहरगढ़, बालाकोट, राना ढूंढाई, कुल्ली और नाल है, जिनमें मेहरगढ़ सबसे पुराना स्थल है, जहां पे 7000 ईसा पूर्व से ही कृषि कार्य शुरू हो चुका था। तो कृषि के सबसे प्राचीन साक्ष्य जो है वो हमें कहां से मिलते हैं, वो हमें मेहरगढ़ से प्राप्त होते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। बालाकोट बलूचिस्तान का वह क्षेत्र है जहां से हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों अवस्थाओं की बस्तियां मिलती हैं। बालाकोट जो है वहां पे हड़प्पा पूर्व और हड़प्पा जो वास्तविक हड़प्पा परिपक्व हड़प्पा सभ्यता थी, दोनों की वहां से बस्तियां प्राप्त होती हैं। इसके अलावा कालीबंगा जो कि राजस्थान में है, कोटदीजी और आमरी से भी दोनों अवस्थाओं के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं। हड़प्पा पूर्व काल में सिंध क्षेत्र में भी कई बस्तियों का उदय हुआ था, जिनमें कोटदीजी और आमरी 2 प्रमुख थी और इनके बारे में हम देख ही चुके हैं कि यहाँ से भी हड़प्पा पूर्व और परिपक्व हड़प्पा दोनों काल की जो है अवशेष हमें प्राप्त होते हैं। अमरी में हड़प्पा पूर्व काल में अन्नागार होने का प्रमाण का पता चला है। ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है क्योंकि अन्नागार एक महत्वपूर्ण टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता के काल में। तो अमरी में अन्नागार है। उसके अलावा कोटदीजी में दुर्गीकृत बस्ती पाई गई है। दुर्गीकृत बस्ती का तात्पर्य है कि अगर एक बस्ती यहाँ पे बसी हुई है तो उसके चारों ओर एक दुर्ग बनाया गया है ताकि बाहर से लोग आ ना सके, इधर से कहीं से आक्रमण ना हो सके, ठीक है। उसके आगे हम देखते हैं कि कोटदीजी का मृदभांड का तात्पर्य है मिट्टी के बर्तन। मिट्टी के बर्तन जो है कि जो कोटदीजी में पाए जाते हैं वो उच्च कोटि के हैं और ये लगभग संपूर्ण हड़प्पाई बस्ती से प्राप्त हुए हैं। गोमल घाटी एक महत्वपूर्ण स्थल है। गोमल घाटी में भी हड़प्पा पूर्व की बस्तियां पाई गई हैं। यहाँ पर रहमान डेरी, इस स्थल का क्या नाम है, इसका नाम है रहमान डेरी। एक महत्वपूर्ण बस्ती थी जो कि नियोजित तरीके से बसा हुआ था। कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा पूर्व काल में भी नियोजित तरीके से बसी हुई बस्तियां हमें प्राप्त होती हैं। लीवान भी एक महत्वपूर्ण हड़प्पा पूर्व बस्ती है जहां पत्थर के औजार बनाने का कारखाना था। लीवान में क्या था, पत्थर के औजार बनाए जाते थे और लीवान के बने औजार पूरी हड़प्पा बस्ती में धीरे धीरे फैल गए थे। कह सकते हैं कि लीवान जो है वो पत्थरों के औजार के निर्माणों की कार्यशाला थी। यहीं से जो औजार थे वो बाहर जाते थे, सारी हड़प्पा सभ्यता में फैलते थे। राजस्थान में हमने देखा कालीबंगा, हरियाणा में रोपड़ इत्यादि हैं। हरियाणा में वो बनावली है, पंजाब में रोपड़ है। जगहों से भी हड़प्पा पूर्व बस्तियों के प्रमाण मिले हैं। राजस्थान के गंगानगर जिले में कालीबंगा है। यहाँ एक विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन पाए गए हैं जिसे बलि स्तंभ प्रकार का मृदभांड कहा जाता है। आपको ध्यान में रखना है, बलि स्तंभ मृदभांड कहां से पाया जाता है, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा। ये जो भी सवाल मैं लिख रहा हूं ये आपके प्री पेपर के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। जो भी एमसीक्यू टाइप के सवाल आते हैं वो इसी टाइप के आते हैं जिनमें से आपको एक छांटना रहता है, एक सही है गलत। तो बलि स्तंभ आपको ध्यान में रखना है।
अब हम देख लेते हैं कि किस क्षेत्र की खुदाई किस वर्ष हुई थी। जो जो महत्वपूर्ण है उसी को हम देखेंगे यहाँ पर। हड़प्पा की खुदाई 1921 में, इसके खुदाई करता थे दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो की खुदाई 1922 में, ये सिंध क्षेत्र में है। सिंधु नदी के किनारे इसके खुदाई करता थे राखलदास बनर्जी। इन दोनों का नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसको आपको रट लेना है। साथ ही हड़प्पा जो है वो रावी नदी के तट पर था और मोहनजोदड़ो ये सिंध नदी के तट पर था। ये बातें भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे देख लेते हैं। चन्हुदड़ो सिंधु नदी के तट पर था। एनजी मजूमदार ने इसकी खोज की थी, खुदाई की थी, सॉरी। ये 1931 में इसकी खुदाई हुई थी। स्वतंत्रता के उपरांत लोथल अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ पर क्या पाया गया है? बंदरगाह। यहाँ पर बंदरगाह या डकयार्ड जिसे बोलते हैं वो पाया गया है। ये गुजरात में स्थल है, भोगवा नदी के किनारे। याद रखना है, भोगवा नदी के किनारे लोथल है, जिसकी खुदाई रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। कालीबंगा राजस्थान में, जहाँ पे जुते हुए खेत का प्रमाण और कुछ मूर्तियां मिली हैं। ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है, जो कि घग्घर नदी के किनारे है और अमलानंद घोष और बीके थापर द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। आपको ध्यान में रखना है कि कालीबंगा और लोथल ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है, ठीक है। और इनकी जो नदियों का किनारा है, किस नदी के किनारे हैं, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। लोथल जो है भोगवा नदी के किनारे और कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे स्थित है। रोपड़ पंजाब में स्थित है। पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ऊपर हमने देखा रावी के किनारे हड़प्पा था और सतलज के किनारे यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है? यहाँ पे हमें रोपड़ प्राप्त हो रहा है, जिसकी खुदाई यज्ञदत्त शर्मा द्वारा की गई थी। बनावली, ऊपर हमने बताया था, हरियाणा में स्थित है। बनावली में सरस्वती नदी के किनारे स्थल पाए गए, जो कि आर्यभट्ट द्वारा खुदाई की गई थी। रंगपुर, ये भी महत्वपूर्ण स्थल है गुजरात का, मादर नदी के किनारे है। याद रखिए, ये है मादर नदी के किनारे है। इसकी खुदाई रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश का प्रमुख स्थल है, जो कि मेरठ में है और ये हिंडन नदी के किनारे है। हिंडन नदी जो कि दिल्ली गाजियाबाद की सीमा बनाती है और यही हिंडन नदी जो है आलमगीरपुर के किनारे पर स्थित है, या यूं कहें कि आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे स्थित है, जो कि एक हड़प्पाई बस्ती है। ये यज्ञदत्त शर्मा द्वारा इसकी खुदाई की गई थी। आगे महत्वपूर्ण स्थलों में है मांडा जम्मू कश्मीर का एक प्रमुख स्थल है, जो कि चिनाब नदी के किनारे है। आपको फिर से ध्यान देना है, रावी के किनारे हड़प्पा था, सिंध के किनारे मोहनजोदड़ो था, ठीक है, और लोथल किसके किनारे था? भोगवा नदी के किनारे था। रोपड़ जो है वो सतलज नदी के किनारे था और यहाँ पर मांडा जो है वो चिनाब के किनारे है। यहाँ पे 4 नदियां और 4 किनारे आपको प्राप्त हुए। झेलम के किनारे अभी हमें कोई हड़प्पा स्थल यहाँ पे नहीं दिखाई पड़ रहा है। आगे एक बालाकोट प्रमुख स्थल है, जो कि बलूचिस्तान में पाया गया है और ये बिंदार नदी के किनारे है। और धौलावीरा कच्छ में स्थित है और इसकी खुदाई आर्यभट्ट द्वारा की गई थी। वास्तव में आर्यभट्ट साहब ये बहुत महत्वपूर्ण इतिहासकार है। इन्होंने हड़प्पा के बारे में बहुत ही विशद अध्ययन किया है और उसके बारे में बहुत सारी जानकारियां हम तक पहुंचाई हैं, जिनकी खोज जो है बहुत बाद में हुई है। आगे देख लेते हैं। हड़प्पा की क्रांतिकारी खोज हल का प्रयोग है, यानी कि हड़प्पा सभ्यता में हल का प्रयोग होता था और कालीबंगा से जुते हुए खेत के तल प्राप्त हुए हैं। तात्पर्य यह है कि जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। इस दिशा में और इस दिशा में, दोनों दिशा में, मतलब पूर्व से पश्चिम में भी हल्की लीक है और उत्तर से दक्षिण में भी हल्की लीक है। इसका अंदाजा ये लगाया जाता है कि 2 फसलें एक साथ उगाई जाती थी। साथ ही हम देखते हैं कि हग्गर घाघरा पाट के अंतर्गत राजस्थान, पंजाब, हरियाणा ये तीनों क्षेत्र आते थे और ये हड़प्पा पूर्व काल में, हड़प्पा काल में नहीं बल्कि हड़प्पा पूर्व काल में ये सघन बस्ती वाला क्षेत्र था, सबसे सघन बसा हुआ क्षेत्र था। हड़प्पा सभ्यता की 2 बस्तियां ऐसी थी जिन्हें आग में जलाकर नष्ट किया गया था। आग में जलाकर नष्ट कर दिया गया था इस रूप में कालीबंगा और कोटदीजी, ये अत्यंत विशिष्ट बस्तियां हैं जिन्हें आग में जलाकर नष्ट किया गया था। आगे हमें कालीबंगा से, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया था कि कुछ मूर्तियां प्राप्त हुई हैं और जुता हुआ खेत, तो जुता हुआ खेत के बाद हम मूर्तियों की बात करते हैं। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी और बेलनाकार घड़े प्राप्त हुए हैं। ये घड़े होना चाहिए। मिट्टी की बनी बैलगाड़ी और बेलनाकार घड़े प्राप्त हुए हैं। बैलगाड़ी प्राप्त होने का तात्पर्य क्या है कि परिवहन का साधन क्या था? बैलगाड़ी था। ये परिवहन के लिए प्रयोग होती थी और घड़ों में अनाज रखा जाता था। ये चूने से पुताई करके इसमें अन्न रखा जाता था। घड़ों में चूने की पुताई की जाती थी। कुल्ली नाल संस्कृति, जो कि हड़प्पा पूर्व काल में कुल्ली नाल संस्कृति से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण मिले हैं। आपको ध्यान देना है, कुल्ली नाल संस्कृति कहाँ है? कुल्ली नाल संस्कृति ये बलूचिस्तान इलाके में स्थित है। बलूचिस्तान इलाके में स्थित कुल्ली नाल संस्कृति से मातृ देवी की पूजा के प्रमाण हमें प्राप्त होते हैं।
अफगानिस्तान के मुंडीगाग और सूरतगोई गार्ज, इसको सूरतगोई गार्ज बोलते हैं, इसके आगे गार्ज आप जोड़ लीजिएगा। ये हड़प्पा पूर्व में भी हड़प्पा पूर्व की बस्तियां प्राप्त हुई हैं। यह हड़प्पा सभ्यता का औपनिवेशिक नगर था। कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा के लोग यहाँ पे बसे हुए थे, मान लीजिए ये नदियां थी, और ये अफगानिस्तान में इन्होंने अपने उपनिवेश टाइप के बसाए हुए थे, जहां से ये लाजवर्द मणि ले आते थे। सूरतगोई गार्ज से क्या जाता था, यहाँ से लाजवर्द मणि प्राप्त होता था हड़प्पा को। तो उपनिवेशों से लोग कच्चा सामान प्राप्त करते हैं, तो इसी तरह से इसको उपनिवेश के रूप में लिया गया है। उत्तर प्रदेश के चौपानी मांडो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थल है। चौपानी मांडो से विश्व का पहला मृदभांड यानी कि मिट्टी का बर्तन प्राप्त हुआ है। चौपानी मांडो आपको ध्यान में रखना है, यह यूपी में है और यहाँ से मिट्टी के बने बर्तन प्राप्त हुए, जो कि विश्व के सबसे प्राचीन है। हड़प्पा कालीन बस्तियों के बारे में हम थोड़ा डिटेल में बात कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण बस्तियां, जैसे हड़प्पा बस्ती मोंटगोमरी जिले में हड़प्पा स्थित है। खुदाई 1921 में ऊपर हम देखे हैं दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी, और उस समय पुरातत्व विभाग के निर्देशक सर जॉन मार्शल थे। वास्तव में सर जॉन मार्शल ही थे जिनके प्रयासों से हड़प्पा की खुदाई हुई। हालांकि ग्राउंड वर्क दयाराम साहनी जी द्वारा किया गया और जॉन मार्शल की निगरानी में यह सब कार्य हुआ है। हड़प्पा रावी नदी के बाएं तट पर स्थित है। ये फैक्ट आपको याद रखना है, बाएं तट पर स्थित है। और नगर पश्चिमी और पूर्वी दो खंडों में बटा हुआ है। पश्चिमी नगर कृत्रिम चबूतरे पर बनाया गया और इसकी किलेबंदी की गई है। यहाँ पे किलेबंदी प्राप्त होती है। सबसे विशिष्ट इमारत अन्नागार है और 2 पंक्तियों में अन्नागार पाया गया है और हर एक पंक्ति में 6 कोठार थे, यानी 6 कमरे थे। 6 कमरे यूं कहें तो अगर ऐसे अन्नागार प्राप्त हुआ है तो ये 2 पंक्तियों में प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अन्नागार जो है वो दुर्ग से बाहर था, यानी जो दुर्ग बना हुआ था उससे बाहर अन्नागार की स्थिति में प्राप्त होती है। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था। हड़प्पा एक महत्वपूर्ण व्यापारिक मार्ग पर स्थित था और शायद यही इसकी जो समृद्धि थी उसका एक प्रमुख कारण था। अगला नगर हमारे नजर में आता है मोहनजोदड़ो, जो कि हड़प्पा के बाद सबसे महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है, अर्थात जो स्थानीय लोग थे उनको यहाँ से ईंट पत्थर और पुराने अवशेष प्राप्त होते रहे होंगे, इसलिए उन्होंने इसको मृतकों का टीला नाम दे दिया था। यह सिंध के लरकाना क्षेत्र में स्थित है और यह सिंध नदी के तट पर है। इसकी खोज क्या खुदाई कहें 1922 में राखलदास बनर्जी द्वारा की गई थी। यह भी 2 खंडों में विभाजित था, पूर्वी खंड और पश्चिमी खंड। ये अपनी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। पश्चिमी खंड के दुर्ग में अनेक भवन निर्मित है, जिसमें अन्नागार, महाविद्यालय, पुरोहितावास इत्यादि मुख्य थे। हाँ, यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण तथ्य आता है सभा भवन और अन्नागार। अब यहाँ पर आपको देखना है अन्नागार का जो परिसर था ये सबसे बड़ा था और सभा भवन सबसे बड़ा भवन था। यहाँ पर ये आपको फैक्ट याद करना है कि हड़प्पा सभ्यता में जो सबसे बड़ा भवन था वो सभा भवन था मोहनजोदड़ो का, और जो सबसे बड़ा परिसर था जिस भवन का वह था विशाल अन्नागार। साथ ही साथ यहाँ पर एक विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है, जिसके बारे में अंदाजा लगाया जाता है कि इसका निर्माण सार्वजनिक स्नान के लिए किया गया था और इसका धार्मिक महत्व भी था, यानी कि यहाँ पे कुछ रिचुअल्स या अनुष्ठान कह सकते हैं जो कि किए जाते थे। इसे कच्ची ईंटों पर लेप लगाकर जलरोधी बनाया गया था, जिससे कि पानी रिसे ना, और प्रवेश के लिए उत्तर दक्षिण में सीढ़ियां बनी हुई थी, कुछ उसी प्रकार की जैसे आजकल के स्विमिंग पूल्स में बनी होती हैं। मोहनजोदड़ो की एक प्रमुख व्यवस्था है यहाँ की जल निकास प्रणाली, यानी कि यहाँ की जल निकास प्रणाली वो सबसे अच्छी थी। पूरे जो भी हड़प्पा सभ्यता थी उसमें जितने भी नगर थे उनमें सबसे अच्छी प्रणाली यहाँ की थी मोहनजोदड़ो की। और साथ ही साथ एक महत्वपूर्ण बात इसमें है कि गृह समूह जो है, पूर्वी खंड के गृह समूह, पश्चिमी खंड के गृह समूह जो है वो कृत्रिम चबूतरों पर बने हुए थे, और जो पूर्वी खंड के गृह समूह थे वो 30 मीटर की सड़कों से 30 मीटर चौड़ी सड़कों के द्वारा विभाजित होते थे। यानी आज के समय में हमारे यहाँ सड़कें 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर चौड़ी बनती हैं, उस समय 30 मीटर चौड़ी सड़कों से ये भवन विभाजित होते थे। और जल निकास प्रणाली में महत्वपूर्ण यह है कि लोगों ने सड़क के किनारे नालियों का निर्माण किया था और इन्हीं नालियों के जरिए घर का गंदा पानी सारा बाहर निकल के चला जाता था। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी है, आगे हम देख लेते हैं कालीबंगा।
कालीबंगा, इसका शाब्दिक अर्थ काली चूड़ियां होती हैं और इसकी खुदाई अमलानंद घोष और बीबी लाल द्वारा की गई थी। कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे स्थित था और ये महत्वपूर्ण हड़प्पाई नगर था जो कि गंगानगर जिले में स्थित है। पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था। आपको ये ध्यान में रखना है कि लगभग सभी हड़प्पाई क्षेत्रों में जो पश्चिमी टीले थे वो दुर्गीकृत थे और पूर्वी टीलों में दुर्गीकरण नहीं पाया जाता है। हालांकि कहीं कहीं पे ये दीवालों से घिरे ये दोनों क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, वो जहां भी होगा हम आपको बता देंगे। और दूसरे भाग में ऊंचे ऊंचे चबूतरे थे जो कि पश्चिमी टीला था वो 2 भागों में विभाजित था। एक में जनसंख्या का विशिष्ट वर्ग रहता था और दूसरे भाग में ऊंचे ऊंचे चबूतरे पाए गए हैं जिन पर हवन कुंड बना होता था। हवन कुंड में क्या होता था? हवन कुंडों में अनुष्ठान होते थे या वेदिका बनी होती थी। पश्चिमी भाग में एक कब्रिस्तान पाया गया है और पूर्वी भाग में बलिवेदी है। बलिवेदी में क्या होता था? अनुष्ठान होता था। और कालीबंगा के पूर्वी टीले की योजना मोहनजोदड़ो के जो पूर्वी टीला है उससे मिलती है। यहाँ भी अधिकांश भवन पक्की ईंट के बने होते थे। मोहनजोदड़ो में अधिकांश भवन पक्की ईंट के बने होते थे, लेकिन कालीबंगा के मकान कच्ची ईंट के बने थे। ये महत्वपूर्ण फैक्ट है कि मोहनजोदड़ो के जो मकान थे वो पक्की ईंट के थे, जबकि कालीबंगा के जो अधिकांश मकान थे वो कच्ची ईंट के थे। साथ ही मोहनजोदड़ो की तुलना में कालीबंगा में जल निकास प्रणाली अच्छी नहीं थी। अच्छी नहीं कहने से तात्पर्य यह है कि यह उतनी अच्छी नहीं थी जितनी कि मोहनजोदड़ो नगर में पाई जाती है। अगला नगर हमारे दृष्टि में आता है चन्होदड़ो। ये सिंधु नदी के तट पर यह भी स्थित था जैसे कि मोहनजोदड़ो था। अर्नेस्ट मैके और एनजी मजूम द्वारा इसकी खुदाई की गई थी और खुदाई के दौरान एनजी मजूमदार की मृत्यु हो गई थी। चन्होदड़ो मोहनजोदड़ो के अलावा एकमात्र ऐसा नगर है जिसके दुर्गीकृत होने का प्रमाण नहीं मिलता है। ध्यान दीजिएगा, दुर्गीकृत होने का प्रमाण नहीं मिलता है। यहाँ पर नहीं शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। यह स्थल मनका बनाने का कारखाना और सीप वस्तुओं के निर्माण हेतु प्रसिद्ध था। चन्होदड़ो से क्या बनता था? यहाँ पर मनका बनता था और सीप उद्योग था। सीप उद्योग का तात्पर्य है कि सीप से बनी वस्तुएं जिनका की व्यापार किया जाता था। अली मुरीद एक नगर है, बस इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि पत्थर से जो किलेबंदी की थी वो किस नगर की थी? हड़प्पा वासियों ने या हड़प्पा सभ्यता वासियों ने वो अली मुरीद नगर की थी। अब हमारे सामने आता है हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण स्थल लोथल। लोथल की खुदाई 1957 में आर एस राव और एम एस बस द्वारा की गई थी। लोथल की पूरी बस्ती एक ही दीवार से घिरी हुई है, यानी कि जो पूरी की पूरी बस्ती है लोथल की वो एक ही दीवार के भीतर घिरी हुई थी और यहाँ पे अलग अलग समझ लीजिए घर बने हुए थे और ये दीवार थी पूरी की पूरी बस्ती। ये भगवा नदी के किनारे स्थित है और पक्की ईंटों की तालाब जैसी एक संरचना मिलती है जिससे कि बंदरगाह है या डकयार्ड। बंदरगाह हमें कहां से मिलता है? बंदरगाह हमें मिलता है लोथल से। यहां पर ऐसा अंदाजा लगाया जाता है कि बड़े बड़े जहाज आकर यहां पर रुका करते थे और खंभात की खाड़ी के माध्यम से समुद्री व्यापार जो है वो किया जाता था लोथल के द्वारा। कुछ अन्य महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम देख लेते हैं यहाँ पर कि एक समुद्र तटीय नगर सुरकोटजी प्रमुख है। इसके अलावा रंगपुर और रोजदी हड़प्पाई बस्ती हैं। बलूचिस्तान के मकरान तट पर हड़प्पा सभ्यता की बस्तियों के प्रमाण मिले हैं, जिसमें सुतकांडोर प्रमुख है जो कि दास्क नदी के किनारे है। ठीक है, इसके अलावा महत्वपूर्ण बात यह है कि सुतकांडोर और सुतकोटदा ये हड़प्पा के 2 प्रमुख समुद्र तटीय नगर थे जिनकी भूमिका व्यापारिक बंदरगाह के रूप में थी। एक और नगर है धौलावीरा। धौलावीरा गुजरात में स्थित है और इसकी विशेषता क्या है कि यहाँ पे नेम प्लेट प्राप्त हुआ है। नेम प्लेट कुछ वैसा ही नेम प्लेट जैसा लोग अपने घरों के सामने लगाते हैं या कहीं पे कोई कार्य होता है तो विधायक जी सांसद जी लगवाते हैं, कुछ वैसा ही नेम प्लेट धौलावीरा से हमें प्राप्त होता है। हरियाणा के घग्गर नदी के तट पर महत्वपूर्ण स्थल राखीगढ़ी था। राखीगढ़ी और धौलावीरा ये दोनों इस मायने में एक बहुत ज्यादा विशिष्ट हैं कि यहाँ पर हड़प्पा पूर्व, विकसित हड़प्पा और उत्तर हड़प्पा तीनों चरणों के प्रमाण प्राप्त होते हैं। तीनों चरण हमें कहां प्राप्त होते हैं? एक तो है राखीगढ़ी और दूसरा है धौलावीरा। ये दोनों स्थल आप नोट कर लीजिएगा, राखीगढ़ी और धौलावीरा। यहां से हड़प्पा सभ्यता के तीनों चरणों के हमें प्रमाण प्राप्त होते हैं और हम जानते हैं सबसे बड़ा नगर हड़प्पा था और सबसे छोटी बस्ती अलाहादीनो थी। हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था के बारे में बात कर ली जाए। हड़प्पा का मुख्य आधार कृषि था और व्यापार था।
ध्यान रखिएगा, कृषि और व्यापार यहाँ का दोनों आधार था। और लोग पशुपालन के अलावा व्यापार भी करते थे। यहाँ पर गेहूं और जौ मुख्य रूप से उगाया जाता था। बनावली का जो जौ था वो सबसे बढ़िया किस्म का था। इसके अलावा मटर, तिलहन, दलहन भी उगाते थे। आप जो भी ये फसलों के नाम लिए जा रहे हैं इनको ध्यान रखिए कि इसके अलावा और फसलों के बारे में ये लोग अनभिज्ञ थे, ऐसा माना जाता था। गुजरात के लोग चावल उगाया करते थे। यहाँ पर हमारे सामने कुछ फसलें हो गई हैं जिनको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हो गया गेहूं, जौ, मटर, तिलहन, दलहन, चावल। इसके अलावा हमें कपास के उगाए जाने के भी प्रमाण मिलते हैं और इससे कहीं कहीं बुनाई के भी प्रमाण मिलते हैं जिनको हम आगे देखेंगे। रंगपुर से चावल की भूसी और जले हुए चावल का प्रमाण लोथल से मिला है। हल का प्रयोग हमने देखा ही है और कालीबंगा से हमें जुता हुआ हल प्राप्त हुआ है, हल का तल प्राप्त हुआ है, जहां लोग एक ही बार में 2 फसलों का उत्पादन करते थे, ऐसा उससे प्रतीत होता है। हल को हड़प्पा सभ्यता की सबसे क्रांतिकारी खोज माना गया है और बनावली से मिट्टी के बना हुआ हल यानी कि मिट्टी का बना हुआ हल की प्रतिमा प्राप्त हुई है। और हड़प्पा सभ्यता के लोग नहर बनाकर सिंचाई नहीं करते थे, लेकिन अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में नाला या गबरबंद बनाकर सिंचाई की जाती थी। इसको आप यूं ही समझ लीजिए कि एक तालाब है और तालाब से पानी निकालने के लिए नाली बनी हुई है। कुछ इसी प्रकार से ये अफगानिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में सिंचाई की जाती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात है, हड़प्पा सभ्यता की महत्वपूर्ण देन कपास की खेती है। कपास की खेती यहाँ होती थी और कपास का नाम जो है ये सिंडन, कपास को सिंडन कहा जाता है। किस भाषा में? यूनानी भाषा में। ये इसीलिए पड़ा क्योंकि सिंडन नाम सिंध से निकला है। सिंध नदी को यूनानी सिंध बोलते थे और सिंध में जो कपास मिलती थी उसको सिंडन बोलते थे और कपास का नामकरण ही यूनानी ने सिंडन कर दिया। सिंध की कपास इतनी ज्यादा फेमस थी उस समय और यहाँ की एक महत्वपूर्ण निर्यात की वस्तु थी। हड़प्पा के लोग पशुपालन करते थे। कुत्ता को उन्होंने सबसे पहले पालतू बनाया। अब आपको यह ध्यान देना है क्योंकि इसके जानवरों से परिचित थे तो सबसे पहले नाम आ जाता है कुत्ते से परिचित थे। हाथी पाला करते थे, ऊंट की अस्थियां प्राप्त हुई हैं अर्थात ऊंट से भी परिचित थे। हाँ, घोड़े से वो लोग परिचित नहीं थे, लेकिन सुरकोटदी से घोड़े की हड्डियां, मोहनजोदड़ो से घोड़े के पैरों के निशान और लोथल से घोड़े की मिट्टी की मूर्तियां प्राप्त हुई हैं। हालांकि ये उत्तर हड़प्पाई काल की मानी जाती हैं। इसके अलावा लोग बिल्ली से परिचित थे और हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण जो जानवर था वो था यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का नाम आप लोग इस समय सुनते हैं, जो कि बड़ी बड़ी कंपनियां जो कि $1 बिलियन जिनकी वैल्यूएशन पहुंच जाती है उनको यूनिकॉर्न बोलते हैं। लेकिन ये वो वाला यूनिकॉर्न नहीं है। ये यूनिकॉर्न है एक सींग वाला गैंडा, एक सींग वाला गैंडा जिसको हड़प्पा काल में पवित्र माना जाता था। इसके अलावा पवित्र पशु था कुबड़ वाला सांड, जो कि दूसरा सर्वाधिक महत्व का पशु था और यूनिकॉर्न जो है वो सर्वाधिक पवित्रतम पशु था। साथ ही साथ पीपल वृक्ष ये भी उस समय पवित्र माना जाता था। आगे हम लोग व्यापार तंत्र की बात कर लेते हैं कि हड़प्पा में व्यापार तंत्र क्या था और क्या विशेषताएं थी। बैलगाड़ी और नाव का उपयोग परिवहन के लिए होता था। बैलगाड़ी का हमें चित्र भी मिला है कालीबंगा से। चांदी आयात की वस्तु थी। आयात की वस्तु या यूं कहें कि हड़प्पाई लोग जो वस्तुएं जो है वो निर्यात करते थे, गुड्स जो निर्यात करते थे, उसके बदले यहाँ के लोग जो यहाँ के लोग होते थे वो यहाँ हड़प्पा में चांदी बेचते थे या चांदी के बदले व्यापार होता था। आप इसको इस तरह से समझिए, चांदी आयात की वस्तु इसलिए थी। उपकरण या औजार बनाने के लिए सिंध क्षेत्र के पत्थर का इस्तेमाल करते थे जो कि लीवान क्षेत्र में बनते थे। चनहुदड़ों में सीप यंत्र का कारखाना और लोथल और चनहुदड़ों से मनका बनाने का कारखाना मिला है। हड़प्पाई लोग सोना कोलार की खान से निकालते थे। सोचिए, KGF कोलार गोल्ड फील्ड्स ये तब से लेकर अब तक सोना उगल रही हैं। कितना ज्यादा सोना था आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हड़प्पाई लोग भी कोलार से सोना निकालते थे और आज के समय भारत सरकार भी कोलार से सोना निकाल रही है। कश्मीर से भी सोना निकाला जाता था। बलूचिस्तान और राजस्थान के खेतड़ी से तांबा प्राप्त किया जाता था। ध्यान रखिएगा, खेतड़ी वही स्थल है जो ताम्रपाषाण काल में तांबा जो है वो सप्लाई करता था। ठीक है, कहाँ करता था? गणेश्वर जो संस्कृति थी राजस्थान में, उसके लिए ये तांबा सप्लाई करता था, खेतड़ी की खान से होता था। अफगानिस्तान से टिन प्राप्त किया जाता है। टिन क्यों महत्वपूर्ण है?
टिन इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि कांसा बनाने में टिन का प्रयोग होता है। ठीक है, कांसा बनाने में टिन का प्रयोग होता है और टिन का प्रयोग से ये महत्वपूर्ण बात है कि अगर टिन नहीं होता तो कांसा नहीं बनता, तो इसलिए टिन का जो आयात है वो अत्यंत महत्वपूर्ण आयात में गिना जाता है। मध्य एशिया से बदख्शां से लाजवंत मणि प्राप्त की जाती है और आयात की जाने वाली कुछ वस्तुओं की जो लिस्ट दी गई है आप इसमें ध्यान दीजिएगा। लाजवंत मणि बदख्शां से, कीमती पत्थर और सोना दक्षिण भारत से प्राप्त किया जाता था। सोना जो है फारस से भी आता था और चांदी अफगानिस्तान ईरान से आती थी जो कि मुख्यतः व्यापार के बदले मिलती थी। और सीसा जो है वो दक्षिण भारत से प्राप्त होता था। गुजरात के समुद्र से सीप निकाले जाते थे और पाकिस्तान के नमक क्षेत्र से नमक प्राप्त किया जाता था। ठीक है, नमक जो है वो पाकिस्तान के नमक क्षेत्र से प्राप्त किया जाता था। भारत और पाकिस्तान तब ऐसे नहीं थे जैसे अब हैं, तब ये एक ही जो है उपमहाद्वीप के अंग जैसे अभी हैं वैसे तब की भी भौगोलिक स्थिति, हालांकि जो राष्ट्रीयता का जो अभी का जो व्यवस्था है तब ये व्यवस्था नहीं थी और ये जो भूगोल था वो नदियों के माध्यम से और अन्य माध्यमों से निर्धारित होता था। इस प्रकार जो पाकिस्तान का क्षेत्र है, जैसे यहाँ पर हम गुजरात मान लेते हैं, तो इस क्षेत्र से जो है नमक प्राप्त होता था। चंदोड़ से कांसे की बैलगाड़ी मिली है यानी कि मूर्तिकला। अब मोहनजोदड़ो से एक बर्तन पर नाव का चित्र मिला है। ये बातें क्या है, ये परिवहन के साधनों का प्रतीक है। द्विधारी अंकन का प्रयोग होता था। मापतौल के लिए स्केल पाया जाया है और टेराकोटा की एक मिट्टी की पटरी यानी स्केल प्राप्त हुई है यहाँ से। मोहनजोदड़ो से एक कांसे का डंडा प्राप्त हुआ है। ये महत्वपूर्ण बात है। कांसे का डंडा कुत्ता मारने के लिए नहीं, क्योंकि ये लोग कुत्ता पालते थे, लेकिन कुत्ता मारने के लिए नहीं, कांसे का डंडा मापन हेतु प्रयोग किया जाता था। साथ ही सीप यंत्र का प्रयोग सर्वेक्षण हेतु किया जाता था जो लोथल और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। विदेशों से व्यापारिक संबंध थे और कुछ बंदरगाह नगर, समुद्र तटीय नगर भी पाए गए हैं। से कपड़ा का एक टुकड़ा प्राप्त हुआ है जिस पर हड़प्पाई मोहरों के चित्र बने हुए हैं। यानी कि मेसोपोटामिया से जो कपड़ा मिला है उस पर हड़प्पाई मोहरों के जो चित्र प्राप्त हुए हैं यह इंगित करते हैं कि जो कपड़ा है यह हड़प्पा से बना हुआ था और वहां से मेसोपोटामिया निर्यात किया गया था। यानी कि मेसोपोटामिया और हड़प्पा में आपस में व्यापार होता था। और कालीबंगा से मेसोपोटामिया जैसा बेलनाकार मोहर प्राप्त हुआ है। सामान मेसोपोटामिया में मिला है और पैसा कालीबंगा में मिला है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ लोग व्यापार करते थे, सामान निर्यात करते थे और बदले में मुद्रा प्राप्त करते थे। हड़प्पा के मोहनजोदड़ो के लोग हड़प्पा से पत्थर के सामान मृदभांड मंगाते थे। ठीक है, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पाई क्षेत्र से मेसोपोटामिया की वस्तु का प्रमाण नहीं मिलता है। इसका एकमात्र कारण यह है कि हड़प्पाई लोग मेसोपोटामिया से सजने संवरने की वस्तुओं को मंगाते थे, यानी विलासिता की वस्तुएं, जैसे सौंदर्य प्रसाधन की जो भी वस्तुएं हैं और ऊन लकड़ी के सामान जो वस्तुतः समय के साथ नष्ट हो गए। साथ ही साथ लोथल से तांबे का एक धातुपिंड प्राप्त हुआ है और यहाँ से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है। फारस की मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई है? फारस की मुद्रा हमें प्राप्त हुई है लोथल से। ये आपको ध्यान में रखना है। साथ ही अब ये सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है जो कि एग्जाम में अक्सर पूछ लिया जाता है कि दिलमुन, माकन और मिलुहा ये किसके लिए प्रयोग किए जाते थे। आपको ध्यान देना है, दिलमुन का अर्थ था फारस की खाड़ी, माकन का अर्थ था मकरान तट और मिलुहा क्या था? ये सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्र था, यानी सिंधु क्षेत्र को मिलुहा कहा गया है मेसोपोटामिया के अभिलेखों में। लोथल से पक्की ईंट की एक संरचना प्राप्त हुई है जो कि एक जहाज है जिस पर मस्तूल लगा है। यह प्रमाणित करता है कि हड़प्पा के लोग समुद्री व्यापार से परिचित थे। आपको यहाँ पर ध्यान देना चाहिए कि एक जहाज ऐसे बना होता है जिसमें मस्तूल लगा होता है। जो सामान्य नाव होती है उसमें जो है मस्तूल नहीं पाया जाता है। अगर जहाज में मस्तूल लगा है तो इसका मतलब यह है कि इससे समुद्री व्यापार किया जाता था। ये इस बात का जो है प्रमाण है। आगे हम हड़प्पा के जो धार्मिक स्वरूप है उसके बारे में हम लोग चर्चा कर लेते हैं। हड़प्पा का जो धार्मिक स्वरूप था वो कैसा था? हड़प्पा के लोग मातृ देवी, पशु और वृक्षों इत्यादि की पूजा करते थे। हड़प्पा से मातृ देवी की मूर्ति प्राप्त हुई है जिनके गर्भ से एक प्रतिमा निकलते हुए दिखाया गया है। यानी कि हड़प्पा में मातृ देवी की पूजा होती थी। साथ ही साथ यहाँ से एक मुहर प्राप्त हुई है। इसके बारे में आप बहुत ध्यान से समझिएगा कि जिसमें एक योगी का चित्र बना हुआ है।
एक योगी हैं और जिनके चारों ओर 4 पशु, एक तरफ भैंसा, एक तरफ हाथी, एक तरफ गैंडा और एक तरफ बाघ बैठे हुए हैं। यह इससे क्या साबित होता है कि भैंसा, हाथी, गैंडा और बाघ एक योगी के चारों तरफ बैठे हुए हैं। ये चारों पशु 4 दिशाओं के प्रतीक हैं। आप समझ ही रहे हैं, बाघ हिंसक जानवर है, गैंडा भी हिंसक है लेकिन शाकाहारी है, हाथी सबसे बड़ा जानवर है और भैंसा एक उद्दंड जानवर के रूप में आप देख सकते हैं। ये चारों दिशाओं के प्रतीक हैं। इसके अलावा पाँव के पास 2 हिरण पाए गए हैं। इस मूर्ति के जो चित्र है उसमें 2 हिरण हैं, पाँव की तरफ हैं। और इस मूर्ति की पहचान ये मुहर है, इस पर जो चित्र बना हुआ है, इसको जो है पशुपति के रूप में माना गया है। आज के समय के जो पशुपति भगवान हैं उनका जो रूप है इसको माना जाता है। हड़प्पा के लोग वृक्ष की पूजा करते थे और धार्मिक वृक्ष इनका क्या था? पीपल था, जो कि आज के समय में भी भारत में राजकीय महत्व का वृक्ष है। हड़प्पा से एक मुहर प्राप्त हुई है जिसमें एक पेड़ को रक्षा करने के लिए एक बैल को एक मानव से लड़ते हुए दिखाया गया है और इस बैल की रक्षा एक सांप कर रहा है। और इस वृक्ष की पहचान समी वृक्ष के रूप में हुई है। समी वृक्ष आज भी पूजन में प्रयोग किया जाता है, यानी कि समी वृक्ष की पूजा होती है। लोग इसको धार्मिक महत्व का वृक्ष मानते हैं और एक बैल इसकी रक्षा कर रहा है और साथ ही साथ जो बैल है उसकी रक्षा सांप कर रहा है मनुष्य से। आप इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा कि उस समय भी प्रकृति पूजा होती थी, जो कि आज भी अनवरत जारी है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे पवित्र पक्षी कबूतर था। यह अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हड़प्पा का पक्षी कबूतर एक पवित्र पक्षी था। मोहनजोदड़ो के स्नानागार से सटा एक पुरोहित आवास भी मिला है। कालीबंगा से अग्निवेदी और बलिवेदी मिली हैं। अग्निवेदी के प्रमाण लोथल से भी मिले हैं, यानी कि यहाँ पर अनुष्ठान जो है वो किए जाते थे। इसके अलावा हड़प्पा के लोग भूत प्रेत में भी विश्वास करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान भारी मात्रा में ताबीज प्राप्त हुआ है। ताबीज अभी भी लोग पहनते हैं और ताबीज जो है उस समय भी लोग पहना करते थे। ठीक है। इसके अलावा यहाँ के लोग लिंग पूजा भी करते थे। और दाह संस्कार की प्रक्रिया देख लिया जाए तो 2-3 तरह की दाह संस्कार की प्रक्रिया होती थी। मृतकों को उत्तर दक्षिण की दिशा में, जैसे कि वर्तमान समय में भी लिटाया जाता है, वैसे लिटाकर गाड़ दिया जाता था। साथ ही उनके साथ आवश्यक वस्तुओं को गाड़ा जाता था, यानी कि हड़प्पाई लोग परलोक में भी विश्वास रखते थे, यानी कि मृत्यु के बाद जो जीवन होता था उसमें हड़प्पाई लोग विश्वास रखते थे। इस बात का ये प्रमाण है। कालीबंगा में वृत्ताकार घड़े पाए गए हैं, जिनमें कुछ घड़ों में राख है तो कुछ में हड्डियाँ। ये शवाधान का एक रूप है कि घड़ों में शवाधान किया जाता था कि मृतकों को जलाने के बाद उनकी राख को दफना दिया जाता था। और आज के समय में भी राख को एक घड़े में रखकर या एक लोटे में रखकर जो है वो गंगा जी में लोग जो है विसर्जित करते हैं। कुछ इसी प्रकार से पहले भी जो शव का निस्तारण होता था या समाधान कह सकते हैं वो होता था। लोथल से एक विशिष्ट बात प्राप्त हुई है। लोथल में युग्म समाधान, यानी कि एक पुरुष और एक महिला का एक साथ दफनाए जाने का प्रमाण प्राप्त हुआ है। और दफनाने के लिए ताबूत जो है वो हड़प्पा में ताबूत प्रयोग होते थे, ऐसा हमें वो प्रमाण मिला है। ताबूत जो है वो प्राप्त हुआ है हड़प्पा से। अब हम देख लेते हैं कि हड़प्पाई लोग किस प्रजाति के थे, यानी कि किस नस्ल के थे, इसको ध्यान देते हैं। हड़प्पाई लोग 4 प्रकार के निवासी थे। यहाँ पर 4 नस्ल के थे, 4 नृजातीयता के थे। पहले भूमध्यसागरी, जिनकी चपटी नाक और लंबे सिर होते थे, और दाढ़ी वाले पुरुष की एक प्रतिमा प्राप्त हुई है, जिससे कि जिसका जो डील डोल है वो भूमध्यसागरीय लोगों की तरह है। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति कांसे की जो नर्तकी पाई गई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रतिमा है, कांसे की नर्तकी। और ये जो नर्तकी है, इस मूर्ति का निर्माण लुप्त मोम विधि से हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है, लुप्त मोम विधि से हड़प्पा काल में मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। और जहाँ पर आपको एक एक्स्ट्रा फैक्ट पता चल रहा है कि ये जो मूर्ति है, इसमें जो नर्तकी है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की थी। अल्पीन प्रजाति हड़प्पा में पाई जाती थी और मंगोलाइड प्रजाति भी पाई जाती थी। मंगोलाइड प्रजाति जो आजकल चीन और नॉर्थ ईस्ट में और भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, चीन, मंगोलिया इत्यादि क्षेत्रों में।
हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण के बारे में बात कर लेते हैं। हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण है वो स्पष्ट नहीं है, इस पर इतिहासकारों में वाद विवाद है। हालांकि कुछ कारण जिन पर इतिहासकारों में आम सहमति है कि ये कारण हो सकते थे, उसमें सबसे एक कारण है जल। जल एक आपदा के रूप में, यानी कि बाढ़, सूखा या फिर जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा में कमी, ये दो कारणों पर आमतौर पर विद्वान एक सहमति जो है बना पाए हैं। जल विज्ञानी राइक्स के अनुसार हड़प्पा का अंत बाढ़ और भूकंप के कारण हुआ था, जबकि लैम्बिर के अनुसार सिंधु नदी के मार्ग बदलने के कारण हुआ। ये दोनों एक तरह से आपदा हैं। अग्रवाल और सूद के अनुसार घग्गर नदी के सूख जाने के कारण हड़प्पा का अंत हुआ, यानी कि फिर पुनः जल की कमी। और फेयर सर्विस एक विद्वान है, इनके अनुसार पारिस्थितिकी असंतुलन के कारण हड़प्पा सभ्यता का अंत हुआ। कुछ अन्य विद्वानों की राय हम देख लेते हैं। मार्टिमर व्हीलर, इन्होंने कहा है कि आर्य आक्रमण जो है वो हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए जिम्मेदार था। ऐसा इन्होंने इसलिए कहा है क्योंकि हड़प्पा की गलियों में, यानी मोहनजोदड़ो की गलियों में यूँ कहें, वहाँ पर कुछ शव प्राप्त हुए हैं जिनके शरीर पर काटे जाने के निशान हैं, और वो काटे जाने के निशान इस बात के प्रतीक हैं कि लड़ाई में उन लोगों की मृत्यु हुई है और लड़ाई बाहर के लोगों से हुई, ऐसा मार्टिमर व्हीलर जी का मानना है। गॉर्डन चाइल्ड का मानना है कि आंतरिक विघटन व तत्पश्चात आर्य आक्रमण, पहले आंतरिक विघटन शुरू हुआ, यानी कि हड़प्पा स्वयं पतनशील था, और उसके बाद आर्य आक्रमण ने उसको पूर्णतः समाप्त कर दिया। राइक्स ने विवर्तनिक उत्पाद को माना है कारण, और अमलानंद घोष जी और ऑरल स्टाइन ने जलवायु परिवर्तन को इसका कारण माना है। जॉन मार्शल, जो कि पुरातत्व निदेशक थे जब हड़प्पा सभ्यता की खुदाई शुरुआत हुई थी, उन्होंने प्रशासनिक शिथिलता, यानी कि प्रशासन में जो कमजोरी आ गई थी, उसको हड़प्पा सभ्यता की पतन का कारण माना है। डीपी रगवार साहब ने वातावरण में परिवर्तन को, और अर्नेस्ट मैके साहब ने बाढ़ को हड़प्पा सभ्यता के पतन का कारण माना है। इस प्रकार से हमने देखा कि हड़प्पा सभ्यता कैसे अस्तित्व में आई, हड़प्पा के प्रमुख स्थल क्या हैं, और हड़प्पा सभ्यता जो है उसका पतन किस प्रकार से हुआ। हड़प्पा के जो अर्थव्यवस्था है उसके बारे में हमने देखा, हड़प्पा से सोना कहाँ से आता था, चांदी कहाँ से आता था। साथ ही साथ हड़प्पा में माप तौल की प्रणाली, परिवहन के साधन, हड़प्पा का प्राचीन नाम, बाहर से उसका व्यापार, मेसोपोटामिया और अन्य देशों से, फारस की खाड़ी से उसका व्यापार, उसका साच, हड़प्पा का धार्मिक स्वरूप, यहाँ पे कौन कौन किसकी पूजा होती थी, किस देवता को माना जाता था, या समाज किस प्रकार की भक्ति करता था, यानी कि प्रकृति पूजक था, ये हमने देखा। साथ ही साथ हमने देखा कि हड़प्पा के जो महत्वपूर्ण नगर हैं उनकी विशेषताएं क्या हैं, जैसे ये लोथल में बंदरगाह पाया गया है, कालीबंगा में जुता हुआ खेत और मूर्तियां पाई गई हैं। इस प्रकार के फैक्ट हमने देखे। अब हम अगले वीडियो में, इसकी अगली सीरीज के वीडियो में हम आपको वैदिक सभ्यता के बारे में डिटेल में बताएंगे कि वैदिक सभ्यता से संबंधित जो भी फैक्ट हैं, जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, उनको हम अच्छे से एक्सप्लेन करके, और ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, आप समझ पाएँ, इस प्रकार से हम आपको बताएंगे। तब तक आप नोट्स बनाइए जो भी आज आपको पढ़ाया गया है, और जो कुछ भी आपकी क्वेरी हो उसको आप कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर पूछें, और साथ ही साथ आपका कोई भी सवाल, कोई सजेशन हो, वो भी आप कमेंट बॉक्स में हमें दे सकते हैं। धन्यवाद।